शुरू किया जाए। तो हमारा साथ है दी आशुतोष उज्जवल। दी आशुतोष उज्जवल, हम हैं एम बोले तो के प्लेटफॉर्म पर मुंबई आए हुए थे। हमारे दोस्त थे आशुतोष उज्जवल, जिन्होंने दो मेजर इंडस्ट्रीज में काम किया है। पहले हमारे साथी थे, न्यूज रूम में एक साथ बैठते थे और हमें पाब्लो एस्कोबार पढ़ाते थे, याद होगा तुमको। खैर, उसके बाद कुछ समय काम करने के बाद घुस गए मुंबई की सिनेमा इंडस्ट्री में। और ऐसे वैसे नहीं घुसे कि जा रहे, स्ट्रगल कर रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं भाई। यशराज की फिल्म से लॉन्च हुआ आदमी, सीधे विक्की कौशल के साथ। तो पिक्चर थी द ग्रेट इंडियन फैमिली, जरूर देखिएगा। खैर, बहरहाल हम जब अब मुंबई आए तो हमको ये भाई की याद आई। हमने इनको ढूंढ निकाला, बहुत बिजी था, ये वो नहीं आ पाऊंगा, बहुत दूर है टाइप, बहुत नखरे किए। बट सुपरस्टार्स वाले नखरे। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने किसी तरह से इसको फंदा डाल के एक जगह बुलवा लिया है और बातचीत करने में बैठे हैं हम। बेसिकली हम इनसे बात करेंगे 2-3 चीज़ों पर कि भाई दो बड़ी इंडस्ट्रीज में काम किया है, पत्रकारिता में रहे और अब सिनेमा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो क्या फ़र्क है इनमें, क्या सिमिलैरिटीज़ है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाचा, ओवर टू यू। अब भाई साहब, आप शायद ये पूछना चाहते हैं कि मीडिया से इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैसे मैं आया। यस, चल के जी, मतलब कैसे स्ट्रगल की कहानी सुनना चाहते हैं आप मुझसे कि मैंने कैसे बहुत सारी परेशानियां उठा के फुटपाथ पे सो के मेट्रो के नीचे जाग के कैसे। मेट्रो के नीचे कैसे जाग सकता है भाई? अरे फुटपाथ पे जो सोएगा वो लुढ़कते लुढ़कते मेट्रो के नीचे पहुंच जाएगा, तो वहां से सुबह वहां से चाचा आदमी उठता नहीं है। उठ जाता है। हाँ, लेकिन कभी कभी कार इतनी बड़ी नहीं। तो आप अपने संघर्ष का ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, करिए। क्या क्या झेला आपने? तो झेल तो मैं पहले ही रहा था, जिंदगी पूरी झेलते हुए जा रही थी। तो एक बार मैं वहीं बैठा हुआ था नोएडा में अपने बहुत बड़े से 1 BHK अपार्टमेंट में, और कुछ वीडियोस वगैरह बना रहा था। नौकरी वोकरी छोड़ चुका था मीडिया की, बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था मैं उससे। और मैं ऐसे यूट्यूब पर बगैती करके वीडियोस बनाया करता था, लेकिन कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लॉकडाउन लगा हुआ, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। उसी सन्नाटे में एक दिन मेरे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया कि हम, इंग्लिश में था, अब मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा तो मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है ना मेरा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। तो उसका मतलब ये था कि हम आपको अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में लेना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? अच्छा, वो मैसेज ऐसे वैसे अंटू पंटू से आया होता तो मैं उसको डिलीट कर देता और गरिया के ब्लॉक कर देता, लेकिन वो यशराज फिल्म्स कास्टिंग के ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट से आया था, टिक वाले। हाँ। तो फिर हमने कहा कि नहीं, बात तो ये सीरियस है, ये मजाक नहीं कर रहा मेरे साथ कोई। तो मैंने उनको नंबर वगैरह दे दिया, अपना मेल आईडी, और बता दिया भाई देखो बिजी रहता हूँ, तो टाइम रहते कॉल मैसेज कर लेना जो भी करना। उधर से आया, फिर उन्होंने बताया कि हमने आपको अपनी एक फिल्म आने वाली है, उसमें एक रोल आपके लिए सोचा है, उसके लिए आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। हमने कहा ओके, यही तो मेरा काम है, बचपन से तो मैं यही करते आ रहा हूँ। ऑडिशन मैंने एक रिकॉर्ड करके दिया। क्या था उस ऑडिशन में? उस कोई ऑडिशन सीन में उन्होंने डिमांड किया था? बाद में मुझे पता चला कि वो जो सीन ऑडिशन के लिए मुझे दिया गया था, वो सारे कैरेक्टर्स को, खासतौर से पुरुष जितने भी थे उसमें, उन सबको वही सीन दिया गया था ऑडिशन के लिए, चाहे छोटा सा रोल हो चाहे बड़ा सा रोल हो। और मेरा रोल उसमें हीरोइन से ज़्यादा बड़ा था उस फिल्म में। और जो मैंने ऑडिशन दिया तो उसकी जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं यशराज फिल्म्स की, शानू शर्मा, देखते ही उनका मूड खराब हो गया, हाथ तोते उड़ गए कि भाई इतना गंदा ऑडिशन कोई कैसे दे सकता है। उन्होंने कहा कि एक मौका इसको और दिया जाए। हाँ। कहा कि इसको अब थोड़ा सा इमोशनल वे में, क्योंकि उन्होंने शायद मेरा देख रखा होगा वीडियो इधर उधर कि हंसी मजाक तो कर लेता है, लेकिन एकदम उसमें बिना ग्लिसरीन के रोने वाला वो इमोशन कहाँ से लेके आए। तो वैसे कहा भाई साहब, मैंने उसके 80-85 टेक बना बना के देता रहा मैं इनको, और यहाँ पर जो एसोसिएट डायरेक्टर थे उसके फिल्म के, वो ऑडिशन को देखते रहे, और हमारे डायरेक्टर जो थे विक्टर सर, उनको दिखाते रहे। हमको पता ही नहीं था, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं समझ रहा था कि ये हो सकता है किस्मत मेरे साथ कोई बड़ा भद्दा मजाक कर रही, मतलब इतना बड़ा मौका मुझे दिखा के, और एकदम थाली सामने से खींची जाएगी जब मैं सबसे ज़्यादा भूखा होऊंगा, इसलिए मैं ज़्यादा सीरियसली ले नहीं रहा था। चलो जैसे चल रहा वैसे चलने दो। लेकिन वो जो दूसरा वाला ऑडिशन था वो पता नहीं कैसे पसंद आ गया। फिर उन्होंने कहा कि अब आपका लुक टेस्ट होगा, आपको मुंबई, तू मुंबई आ रहा है। हमने कहा ठीक है, लुक टेस्ट? हाँ, लुक टेस्ट होगा। उसमें पास हो गए?
हाँ हाँ, लुक तो भाई मेरा बचपन से सेक्सी है, क्या किया जाए। ये अगर यही गुनाह है तो मैं चला दो गोली। कैसे संभाले। हाँ, तो फिर मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी लगा ये मजाक ही होगा, लुक टेस्ट में तो क्या ही। मुझे ये पता था कि फिल्म में लोग चलती फिल्म से निकाल दिए जाते हैं बीच में, कई बार हमने ऐसे सुन रखे हैं किस्से। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। फिर पता चला कि लुक टेस्ट की डेट भी नज़दीक आ गई। अभी मैं नोएडा में ही बैठा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ किस ट्रेन से जाऊँ मैं। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि हम प्लेन के टिकट्स आपको भेज रहे हैं। ओह वेरी नाइस। मैं उनसे क्या बताऊँ। और उसके बाद, हाँ, उसके पहले उन्होंने ये भी कहा था कि आपको इस फिल्म के लिए इतने इतने पैसे मिलेंगे, कम है मालूम है हमको, लेकिन आप इनकार मत कीजिएगा। हमने कहा कि ठीक है तो कम, पर और अंदर मेरा मन क्या कह रहा है, हाँ। फ्री में करने को मिल जाए भाई, पिक्चर में आ रहा है, शक्ल दिखेगी उसमें, इतनी बड़ी फिल्म में यही क्या कम होगा। और जो अमाउंट भी वो दे रहे थे, जो मैं नौकरियां कर रहा था उसमें 4 साल करता मैं काम, तब उतना पैसा मिलता। हाँ, फिर भी मैंने एहसान जताया, ठीक है भाई मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। तब भी लेकिन मेरे एकदम होश फाख्ता थे कि भाई वहां तो पता नहीं पहुंचे तो मजाक ना हो जाए मेरे साथ। हालांकि मैं आया यहाँ पर, कोई कह दे कि वो हाँ, देखो कैमरा आपके लुक साथ टेस्ट prank हुआ। हुआ है। लुक टेस्ट मतलब जब मैं पहली बार यशराज फिल्म्स के स्टूडियो के सामने उतरा और उसको देखा, तो पूरा नीचे से ऊपर तक उसको शाहरुख खान के एंगल से देखा कि यहीं से वो सारे शाहकार निकले हैं जो हम देखते आ रहे हैं। अच्छे अच्छे गाने जो हम रात दिन सुनते रहते हैं, अच्छी अच्छी फिल्में जो हम देखते हैं, वो सब यहीं इसी स्टूडियो से निकले हैं। बाद में वो सब स्टूडियो देखने सुनने का मुझे मौका मिला, वो थिएटर जहाँ वो स्क्रीनिंग होती है, जहाँ उनके गाने बनते हैं, वो सब देखने का मुझे मौका मिला। लेकिन उसके अंदर फिर धीरे धीरे मैंने अपने कदम बढ़ाए और सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोका। अरे कहाँ घुसे जा रहे हो? मैंने बताया उनको कि ये मुझे बुलाया गया। हाँ, फिर कॉल मैं आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है। हाँ, वहाँ पर फिर देखा उन्होंने कि जो लिस्ट होती है ना, तो उस पर नाम था मेरा। बाइज्जत मुझे अंदर जाने दिया। उस टाइम पे कोरोना का वो सब चल रहा था प्रोटोकॉल। चाह तो वही रहा होगा कि बेइज्जत अंदर भेजा जाए। हाँ, तो एक मुझे थोड़ा वो गंगा जल छिड़क के हाथ वाथ ऐसे साफ करके अच्छा, आगे भेज दिया और मैं अंदर गया। तो मेरे साथ ये अलग हुआ था उसमें, वो मुझे बाद में पता चला कि मुझे पूरी स्क्रिप्ट दी गई थी फिल्म की। वो उसमें जो लीड एक्टर्स होते हैं जिनका पूरी स्क्रिप्ट का काम रहता है, उनको ही दी हाँ उनको ही। हो सकता है कि ये एहसान मेरे ऊपर डायरेक्टर ने इसलिए किया हो कि ये बंदा भी पढ़ने लिखने वाली दुनिया से आने वाला है और ये पहली बार आ रहा है, इसके मन में कोई शको शुबहा वहमो गुमा न रह जाए, इसके लिए इसको पूरी बात हम पहले ही बता देते उर्दू हैं। बोल रहे हो जीजा? आती है थोड़ी बहुत, और इसके लिए भाई कोई हमको फतवा क्या होता है जो भी हाँ, होता वही, है। तो फिर उसके बाद मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली और उन्होंने कहा कि अभी कोई संकोच। अरे संकोच किस चीज़ का, मैं तो इसी के लिए आया हूँ। फिर मेरा लुक टेस्ट हुआ। लुक टेस्ट में एक दिन में शायद 2-3 घंटे में कोई 150 जोड़ी कपड़े मैंने पहन के फोटो खिंचवाए। उतने कपड़े मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं पहने थे जितने 3 घंटे में पहन लिए। और जो बढ़िया म्यूज़िक चला। मुझे पता चला कि यहाँ बड़े स्टूडियोज़ में जो ये सारे प्रोसीजर होते हैं ना, वो कुछ खास जगहों पे ही होते हैं, हर जगह नहीं होते हैं। कुछ चिरकुट टाइप के छोटे प्रोडक्शंस भी होते हैं जहाँ पे, नहीं चिरकुट नहीं कहना चाहिए, उनकी भाई फंडिंग कम होती है, बजट कम होता है उसके लिए। तो हालांकि वो लुक टेस्ट हो गया, फिर भी मुझे यकीन नहीं था क्योंकि अभी मेरा रिहर्सल वाला फेज़ आना बाकी था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं क्यों यहाँ पे बुला लिया गया हूँ। ना कोई एक्टिंग का काका गामा मालूम मुझे। हालांकि फिर रिहर्सल शुरू हुए। रिहर्सल में मेरा बड़ा साथ दिया जो हमारे साथी एक्टर्स थे, ख़ासतौर से विकी कौशल ने और जो हमारा साथी है भुवन अरोरा, दोनों ने। मतलब उनको कोई काम नहीं रहता, वो खाली मुझे ट्रेनिंग देने में लगे रहते थे। रोज़ 4-4 घंटे अपने वेस्ट करते थे कि बस इस बंदे का रोल ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर इसने बीच में एकदम छीछा लेदर कर दी तो हमारे रोल की भी ऐसी तैसी हो जाएगी, ये डर था उनको। और क्या मेरे ऊपर एहसान करके सिखा रहे ना, अपना रोल ना खराब होने पाए इसके लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरा उन दोनों ने और डायरेक्टर ने भी भरपूर पेशेंस दिखाया मुझे। काफ़ी सिखाने में उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने आप को। फिर उसके बाद जब तक शूटिंग शुरू नहीं हो गई तब तक मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। शूटिंग का जो पहला दिन था और पहली बार मैं इतने बड़े कैमरे के सामने आया और नर्वस नहीं था, मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं था क्योंकि कैमरे वैमरे में पहले भी फेस कर चुका था, तो वो डर बिल्कुल भी नहीं था अपने अंदर। मुझे बस ये चिंता थी कि सीन बहुत अच्छे से हो जाए। अब वो सीन मैंने दे दिया, उसके बाद 15 दिन तक मेरा कोई और सीन नहीं आया। अब मैं फिर से परेशान, कहीं निकाल ही तो नहीं दिया।
लेकिन फिर उसके बाद एसोसिएट डायरेक्टर का फ़ोन आया मेरे पास कि यार डायरेक्टर सर तो तुम्हारे उस रोल से जो तुमने सीन दिया उस टेक से बहुत ज़्यादा खुश है। हमने कहा हाँ, आप बताओ कौन कह रहा था कि निकाल देंगे? ओह सॉरी, मैं ही था, मैं खुद ही कह रहा था। तो तब जाके मुझे तसल्ली हुई। अब वो सीन इमोशनल, मतलब उसमें पहले मज़े का होता है, एंजॉय कर रहा होता है लड़का, फिर जाके गिल्ट होता है, इमोशन होता है, और बहुत सारे उसमें उतार चढ़ाव आते हैं एक ही शॉट में। तो वो सारा दे दिया, तो वो हो सकता है कि उनको पसंद आ गया हो। तो वहाँ से फिर मैं पक्का हो गया। अच्छा, अभी तक मुझे ये सब मालूम नहीं था कि मुझे इसमें लिया क्यों गया है। फिर एक दिन बैठा था मैं, और कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे नहीं, जो मॉनिटर होता है जहाँ पे सीन देखते हैं डायरेक्टर, उनके सामने बैठा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि मैं तुमको देख रहा था, वहाँ मॉनिटर कर रहा था तुमको, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ वीडियो बनाते हो तुम, जो जो फेसबुक पे पोस्ट करते हो, भूमिका चावला तुम्हारी क्रश हुआ करती थी एक ज़माने में। हमने कहा ओ मी, मतलब कि इतना ज़्यादा स्टॉकिंग। हाँ, तो मुझे पता चला कि नहीं, ये सब तो ऊपर वाले ने पहले से लिख रखा था सब कुछ, आई मीन डायरेक्टर ने, कि इसी बंदे को यहाँ पर लाना है। वो जो ऑडिशन वगैरह था वो था तो ज़रूरी, लेकिन काइंड ऑफ खाना पूर्ति थी वो। पर उन्होंने मुझसे अच्छे से काम निकलवा लिया। और ये जो भयंकर, इसमें कहीं यार ना फुटपाथ आया, अब मुझे कमी हाँ, खल ये रही है। स्ट्रगल में ये सब तो आया ही नहीं। अरे यार मैं, ना मरीन ड्राइव के नीचे वो वाले हाँ, वो क्वींस भी नहीं नेकलेस आया, में तुम, भिखारियों के साथ खाना छीन के उनके हाथ से रोटी खाने वाला आया, बिल्कुल और नहीं। ये सब तो आया नहीं। और मैं चला भी जाता, किसी डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने तुम्हें धक्के देके नहीं निकाला है। वॉचमैन ने पहचानने से इनकार नहीं किया, वो रोज हाथ जोड़ के बुलाता था अंदर यशराज स्टूडियो में, वो भी नहीं हुआ। और पैदल जाने में भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि मैंने फ्लैट उस स्टूडियो के जस्ट बगल में ले लिया था। हमने कहा कि पैसा बर्बाद होता हो जाए, लेकिन मैं जाऊंगा एकदम चिल मोड में, राजा की माफिक। पैसा दिया कब इन्होंने? साइनिंग अमाउंट दिया कुछ? नहीं, साइनिंग अमाउंट, पैसे वैसे देने के मामले में बड़े स्टूडियोज बहुत बड़े होते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते हैं। और इनका जो अभी तक का एक्सपीरियंस है बाकी लोगों जिनके साथ मैंने काम किया, वो सब बताते हैं, खासतौर से यशराज फिल्म्स वाले, ये लोग तो बहुत ही भले लोग हैं। वो चिरकुटाई नहीं करते हैं कि पैसे मार ले। और जिस दुनिया से मैं आया हूँ, वहाँ पर 2-2 दिन की सैलरी जहाँ काट ली जाती है, उनके हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छे हैं। जब पूरा शूट ख़त्म हो गया था, उसके बाद 3 दिन का एक गाना शूट होना बाकी था, जिसमें मैंने इतना अच्छा डांस किया कि सब लोग मुझे ही देख रहे थे। मतलब सबसे अलग डांस था मेरा। और जो उसकी कोरियोग्राफर थी वैभवी मर्चेंट, उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया था कि इसको तो शायद भगवान भी नहीं सिखा सकते। तो उस गाने के लिए 3 दिन के लिए मैंने अलग से पैसे मांगे थे, तो उन्होंने बिना नाम नुकुर किए आराम से दे दिए थे। तो वो इस मामले में बहुत बढ़िया है काम उनका। तो ये थी मेरी यात्रा मीडिया से और इस इंडस्ट्री की। आगे पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आगे यही बताइए। एक तो आपकी यात्रा बड़ी फैसिनेटिंग थी, मतलब कई बार मेरे रोंगटे खड़े हुए संघर्ष के ऐसे दास्तान सुनने के बाद। और मतलब मैंने ऑन कैमरा आप रो नहीं सकते ना, तो बहुत मुश्किल से मैंने अपने आंसू होल्ड करके रखा कि यार ठीक नहीं तो नहीं लगेगा, है, इधर से लगा नहीं ग्लिस पर मैं चाह नहीं रहा ना कि कैमरे पे रो कर दिखाया जाए। मतलब ऑडियंस हर तरह की होती है, और इतना ज़्यादा इमोशनली हम उनको नहीं वो कर सकते। बट हाँ, बहुत जबरदस्त संघर्ष, रुला देने वाली कहानी। मतलब किताबें लिखी जाएंगी इस पर जरूर। आप खुद ही लिख सकते हैं, आप लेखक भी हैं, आपकी 2 किताबें आ चुकी है, तीसरी यही सही। सुपरस्टार बनने के बाद शायद मैं पहली बार ऐसा पॉडकास्ट कर रहा हूँ और अपने दोस्त को इंटरव्यू दे रहा हूँ। हालांकि दोस्त होने के बाद भी इसने काफी हाथ पैर जोड़े मेरे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी भी गर्ज है, 4 लोग जान जाएंगे मुझे इसी बहाने। अगला सवाल ये है हमारा, जो कि हमारा मेन सवाल था, जिसमें संघर्ष की यात्रा जबरन आई है। बहरहाल सवाल मेरा ये है कि आपने 2 मेजर इंडस्ट्रीज में काम किया। या मीडिया इंडस्ट्री, जो कि नोएडा मीडिया, स्पेसिफिकली नोएडा मीडिया, दोनों बड़ी ग्लैमरस ये बहुत बड़ा संगठन है। नोएडा मीडिया, उसमें काम किया। और फिर इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। राइट, दोनों में क्या फर्क है, क्या सिमिलैरिटीज है, जरा कंपैरिजन हो जाए। दोनों में जो काम का फर्क है, जो काम होता है दोनों इंडस्ट्रीज में, वो तो एक है ही। एक जगह ये है कि एक जगह ये है जिसको हम जानते हैं कि झूठ दिखाया जा रहा है, वो है फिल्म इंडस्ट्री अपनी, और उसको हम मतलब कि जानते हैं कि ये सब मनोरंजन के लिए झूठ दिखाया जा रहा है। एक वो इंडस्ट्री है जिसमें भयंकर झूठ दिखाया जा रहा है और आप उसको सच मान के कंज्यूम कर रहे हैं। मारक टिप्पणी है। पहली चीज तो ये, पहला अंतर तो ये हुआ। दूसरा अंतर है काम करने वालों में और काम करवाने वालों में। अच्छा। जो मीडिया इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं वो रहते बहुत ज़्यादा चौड़ में हैं, लेकिन और उनका स्ट्रगल भी, मतलब मैंने देखा कि
पैसे वैसे उसमें टाइम से आ जाते हैं, इंस्टॉलमेंट वगैरह टाइम से चली जाती है, तो वैसा कुछ मुश्किल नहीं होती। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो एक फिल्म में आपको राजा की भूमिका में दिखेंगे और अगले ही दिन वो अपने ऑनर के लिए रेंट का जुगाड़ करते हुए कहीं दोस्तों से मांगते हुए मिल जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल लाइफ होती है फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों की। लेकिन आज़ादी जो है वो इस इंडस्ट्री में ज़्यादा है, कहीं काम ना कर पाने की भी आज़ादी और कहीं कर पाने की भी। मैंने देखा, मेरा एक संपादक था मीडिया में जब मैं काम करता था, तो मैंने देखा अगर यहाँ से और वहाँ के हायरार्की में कंपेयर किया जाए तो यहाँ जैसे डायरेक्टर है तो वहाँ पर संपादक है। तो डायरेक्टर जो होता है फिल्म का, वो पूरा कंट्रोल रहता है उसका, अपने कहानी से लेके कैरेक्टर्स से लेके। मतलब प्रोड्यूसर भी उसमें बहुत ज़्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकता अगर वो डायरेक्टर ढंग का है तो। लेकिन अपने एक संपादक को देखा मैंने कि वो बेचारे ऐसे हुआ करते थे कि वो जब शाम को छुट्टी होती उनकी, वहाँ से निकलते थे तो बाहर झांक लेते थे कि उनसे बड़ा सीनियर कहीं बाहर चहलकदमी तो नहीं कर रहा है, वापस आके चुपचाप बैठ जाते थे। और ऐसे हमने संपादक देखे, ऐसे साथ में काम करने वाले लोगों को देखा। मतलब वो भी दुनिया अच्छी है, अजीब है थोड़ी सी, पर ठीक है। और आज़ादी के मामले में कहा जाए, अभी इस समय तो मुझे लगता है कि जिसके पास काम नहीं है वो सबसे ज़्यादा आज़ाद है, और जो काम करने का दिखावा कर रहे हैं जैसे मीडिया में, वहाँ पर तो बहुत बहुत वो जगह ही बोलने के लिए है। मीडिया मतलब बोलना ही है, चाहे वो अपनी आवाज़ निकालनी हो चाहे जनता की आवाज़ निकालनी हो, लेकिन वहीं पर सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और एक वहाँ पर कंपनियों की सोशल मीडिया पॉलिसी होती है। क्या होती है वो? उसके नीचे दबे हुए लोग नहीं, होती क्या है वो, जरा डिटेल में बताइए कि क्या होती है सोशल मीडिया पॉलिसी। कंपनियां जो हैं, जो मीडिया कंपनियां हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो अपनी अपनी एक सोशल मीडिया पॉलिसी लगा के रखती हैं। अपने यहाँ काम करने वाले इंटर्न से लेके जो एडिटर है या सब हर कोई जो भी आ जाते हैं उसमें, कि आप कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे लिखने से पहले सोच लें कि नौकरी का क्या होगा। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, पॉलिटिक्स से, रिलीजन से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन अगर उसमें ज़रा से भी आँच आई हमारे ब्रांड को, तो फिर आपके पिछवाड़े पर लात पड़ जाएगी, आई एम सॉरी, हम आपके जिम्मेदार नहीं होंगे। ये होती है सोशल मीडिया पॉलिसी। इसमें मेरे दो छोटे छोटे उपनदी टाइप सवाल हैं। हाँ, इन्होंने बहुत काम किया भाई, मतलब मुझसे ज़्यादा अनुभव हो गया है भाई। नहीं, मेरे सवाल सुन लीजिए। अनुभव तो ठीक है। दो सवाल मेरे ये, पहला सवाल ये है कि ये सोशल मीडिया पॉलिसी, मुझे ऐसा लगता है जहां तक मैंने देखा है कि जो बिग शॉट्स हैं मीडिया के, उन पर नहीं लागू होती। बड़े बड़े पत्रकार जो चैनलों के चेहरे हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, हेट मॉन्गरिंग करते हैं, हाँ, हेट फैलाते हैं, नहीं तो उनको वो कोई नोटिस नहीं देता। उनकी यूएसपी यही होगी। क्या? इसी बहाने उन्होंने चैनल को अपने इर्द गिर्द खड़ा कर रखा। वही बात एग्जैक्ट ट्वीट अगर कोई सब एडिटर कर ले, उसकी नौकरी जाएगी। आप गारंटी देते नहीं जाएगी। लेकिन एक चीज और है, जो बड़े चेहरे बता रहे हैं ना, उनकी अलग मजबूरियां होंगी। वो बेचारे कहाँ पे जाके रो रहे होंगे, ये हमको आपको नहीं पता है। अभी छोड़ देते, बख्श देते हैं उनको, अपन फिर से वापस आते हैं। दूसरा सवाल खैर फिर तो दूसरा सवाल ही छोड़ देते हैं हम, ये गुप्त रहेगा सवाल, फिर किसी पॉडकास्ट के लिए रखेंगे अगर वो ब्रॉडकास्ट हो पाया। या क्या? आगे बढ़ाइए। हाँ, तो अभी आप फर्क बता रहे थे और सिमिलैरिटीज बता रहे थे, और कोई पॉइंट्स जो आपसे छूट गए हो मीडिया और सिनेमा? ये भाई साहब अपने सवाल, इनके आगे अगर कोई बड़ा चेहरा आ जाता है ना, नर्वस आ जाते हैं। देखिए अभी ये सवाल पूछने वाले थे दिल्ली और मुंबई में। भाई मुझे वो पूछना है, मुझे पहले ये वाला कंप्लीट हो जाए। मुझे लगता है इसमें और सारी चीजें जो मैं आपसे निकाल सकता हूँ। जैसे कि पूछो तो फिर मैं बताऊँ। भाई देखिए, आपने मीडिया के दो चीजें बता दी कि वहाँ का वर्किंग कल्चर कैसा है, फिल्म इंडस्ट्री का वर्किंग कल्चर कैसा है, फिल्म इंडस्ट्री की हायरार्की कैसे काम करती है, और मीडिया की कैसे हायरार्की काम करती है। वर्क कल्चर, काम करने का माहौल यहाँ कितना अलग है। जैसे आप मान लीजिए, शिफ्ट में काम इंडस्ट्री में भी होता है, शिफ्ट में काम मीडिया में भी होता है। इंडस्ट्री भी 24 घंटे चलती है, राउंड द क्लॉक चलती है, शूट कभी भी हो सकता है, पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन की मीटिंग्स कभी भी हो सकती है। मीडिया तो है ही 24 घंटे का माध्यम। तो सिमिलैरिटीज वर्क में है ही। फ्रीडम, और जो बोलते हैं ना आजकल खास तौर से कई सारे एम्प्लॉयज इस बात को लेके बहुत वो रहते हैं, सजग रहते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ इससे अफेक्ट हो रही है, इस पूरे सिनारियो से, ये काम करने के कल्चर से। क्या फर्क लगता है कि कौन सी इंडस्ट्री अपने एम्प्लॉयज या अपने साथी, मतलब अपने काम करने वालों के लिए थोड़ी आसान है और कुछ ज्यादा कठोर है?
इसमें मेरा मानना ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम ना होने से मेंटल हेल्थ ज़्यादा प्रभावित होती है, बहुत परेशान रहते हैं लोग, और मीडिया में काम ज़्यादा होने की वजह से मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी हुई रहती है। अच्छा। लोगों को वहाँ अगर जैसे यहाँ पर 12 घंटे की शिफ्ट में मैं काम करता था, जब शूट चल रहा होता था बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जाता था उसको, जितनी देर तक सेट पे हैं भरपूर मज़ा आता था। अपने साथी जो भी काम कर रहे हैं उनके साथ बैठ के कभी पत्ते खेल रहे हैं, कभी एंजॉय कर रहे हैं, कभी वैनिटी में बैठ के इधर उधर की बकैती कर रहे हैं और अनुभव जान रहे हैं उनके शुरुआत से। कितने सारे दिग्गज थे उस फिल्म में हमारे साथ, कुमुद मिश्रा से लेके मनोज पाहवा और बड़े बड़े लोग, तो उनके अनुभव जानने का मौका मिलता है तो मज़ा आता है उसमें। सेम चीज़ मीडिया इंडस्ट्री के बारे में नहीं कह सकते। वहाँ 9 घंटे का कांटा जैसे ही पूरा हुआ तो मैं तो बदनाम रहा हूँ इसके लिए कि मैं बैग उठा के चल देता था, लेकिन हाँ 7 बजे चल देता था। हाँ, लेकिन बाकी 10 से लोग 7 जो की काम शिफ्ट में। करते हैं और जिनको रोक लिया जाता है वर्किंग आवर्स के अलावा, उनकी छाती पर सांप लौटने लगता है। उनसे कोई पूछे कि भाई अगर तुमको इसके मतलब, और सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि उसके एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दिए जाते हैं ज़्यादातर। Yes. अपने यहाँ जो काम करने का तरीका है ना, वो तो पूरा कॉर्पोरेट ही बदनाम है इस मामले में, लेकिन हम जिसमें काम कर चुके हैं उसके बारे में ज़्यादा मालूम है। तो मीडिया इंडस्ट्री भी उनमें से एक है जो वाकई। एक चीज़ और मैंने देखी, जैसे मेरे साथी जो है अभी जुड़े हुए हैं, जो जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, तो जिस भी साथी से मैं बात करता हूँ अपने मीडिया से जुड़ा हुआ, वो मुझे कभी हंसता हुआ नहीं मिलेगा। उसकी जेब भरी होगी, टाइम पे इंस्टॉलमेंट जा रही होंगी, चेहरा खिला हुआ होगा, दाढ़ी सेट हुई होगी, सब कुछ फैंटास्टिक होगा, लेकिन वो रोता हुआ मिलेगा कि भाई साहब लगी पड़ी है। तो वो जो समस्या है ना उनके साथ, वो दूर नहीं हो पा रहे। और उनमें से अगर मैं 10 लोगों से मिला तो उसमें से 8.5 लोग ये कहेंगे भाई अब मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। भाई कहीं ना कहीं अपने यहाँ को जुगाड़ लगाओ। और मैं बताता हूँ 4 साल से मैं खुद बैठा हुआ हूँ। इस्तीफा ड्राफ्ट में पड़ा है। हाँ, कई लोगों ड्राफ्ट का बरसों से, कई लोगों को मैं भी जानता हूँ निजी तौर पे, जिनका इस्तीफा ड्राफ्ट में पड़ा है और उनको कोई वे आउट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो वहाँ अटके इसका पड़े हैं। मतलब ये नहीं कि अगर मैं मीडिया इंडस्ट्री की बुराई कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो फिल्म इंडस्ट्री में मैं काम करना चाहता हूँ, खुश करना चाहता हूँ लोगों को। इसके लिए मीडिया इसमें फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनको वही उसी पर मैं आ रहा था कि ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ सब सुंदर फूल खिले हुए हैं, ना। सब कुछ अच्छा है भाई, वाह जिसको भी आना, यही एक इंडस्ट्री है दुनिया में जिसमें काम करना। यहाँ पर इतनी जल्दी से सपने टूटते हैं, इतनी तेजी से सपने बिखरते हैं। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, लोगों बीच फिल्म से निकाल दिया जाता है, तो ये भी रियलिटी है। लोग पूरी फिल्म करके बैठे रहते हैं, साल 1.5 साल इंतज़ार करते हैं, उनके रोल कट जाते हैं, पूरा गायब हो जाता है। कुछ लोगों के सीन्स कटते हैं तब भी उनको अफसोस होता है, रोल कट जाते हैं तब तो होगा ही होगा, क्योंकि वो कितनी उम्मीदें लगाए रहते हैं भाई ये पिक्चर आ जाएगी तो हम इसको दिखाएंगे, हर जगह शोकेस करेंगे, भाई इसमें मैंने काम किया है। तो ये सारी उम्मीदें रहती हैं, उनको पूरी तरह धराशायी हो जाती हैं। उसके अलावा वर्क कल्चर, एक चीज़ और मैंने सुनी थी अपनी फिल्म के दौरान ही अपने को एक्टर से, कि कुछ यहाँ पर बड़े एक्टर्स हैं, दिग्गज हैं ऐसे, जो ओवर शेडो करते हैं अपने साथी एक्टर्स को, तो उनके साथ बड़ी मुश्किल होती है। उनका डायलॉग खुद ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो खुद उसको बहुत अच्छा बना देंगे, लेकिन अगर उसके हिस्से 1 लाइन 2 लाइन आई है तो उसको भी झपट लेते हैं। ये भी होता है यहाँ पर। इसके 2 उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों ही बातों के। जो आपकी पहली वाली बात थी, कल हमने एक इंटरव्यू किया है, चैनल पे आएगा, या हो सकता है इस वीडियो के आने से पहले वो आ चुका हो, आपको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसमें एक एक्टर से हमने बात की, उन्होंने बताया कि उनका सोनचिड़िया में ठीक ठाक रोल था, कमाल के, और मनोज वाजपेयी के साथ एक सीन था। उस सीन उन्होंने किया, बहुत खुशी खुशी किया, मनोज वाजपेयी ने तारीफ भी की। उस बंदे ने वो उस पूरी रात सोया नहीं। उसके नॉलेज में अपना जितना मित्र परिवार था, यार रिश्तेदार थे, सबको फोन कर करके बताया कि आज क्या हुआ, क्यों मैं इतना खुश हूं और आज मेरी लाइफ बन गई। कालांतर में फिल्म रिलीज हुई, ये अपने दोस्तों के साथ पहुंचे, फिल्म में सीन ही नहीं था। तो वो कह रहा है उससे निकलने में मुझे बहुत सारा समय लग गया। तो ये ऐसा यहाँ आम होता है, ये कोई ऐसा वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। बहुत ज्यादा कड़वे अनुभव होते हैं यहाँ, और यहाँ की जिंदगी हमेशा पत्ते पे रखी रहती है। कब आपके पास काम है, कब आपके पास काम नहीं है। अगर काम नहीं है तो रोते बिलखते रह जाओगे, उस टाइम पे कोई साथ देने नहीं आएगा। उस टाइम पे खुद को ही संभालना है, अपने पीछे खुद ही हाथ लगा के रखना है कि भाई अच्छा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ऑल इज़ वेल। यहाँ पर कोई संभालने वाला नहीं है। मीडिया इंडस्ट्री में अपने बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, जो कहीं ना कहीं से वो सपोर्ट सिस्टम एक
डेवलप हो जाता है। तो आपके सीवी पे आपका अनुभव चढ़ता रहता हाँ। है, आप एक संस्थान छोड़ते हो तो दूसरे संस्थान में आपकी गुंजाइश बनी रहती है। और यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जो एक फिल्म में या एक सीरीज में बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया रोल करने के बाद भी एक और अच्छा रोल पाने के लिए तरसते ही रह जाते हैं 2-2 साल तक। कितने सारे लोग, हाँ हाँ मेरे साथ। हाँ, पर मैं उस दौड़ में बहुत ज़्यादा भी घुसा हुआ नहीं हूँ। मैं भी हाथ पैर मार रहा हूँ और ये सब मैं उतना ज़्यादा लोड लेके नहीं बैठा हुआ हूँ कि भाई अगर खाने के वांदे हो जाएंगे अगर मुझे रोल नहीं मिलेगा। मेरे पास और 10 तरीके हैं और इस तरह से बात करने के बाकायदी छानने में जो आनंद आता है मुझे वो मल्टीपल काम कर रहे हैं हाँ, चाचा, और वो कोई मल्टीपल और इनका बहुत सारा अलग अलग ढंग का काम आपके सामने वक्त बहुत- रहते आए भी जाएगा। बहुत फैला हुआ कारोबार। कारोबार है। हाँ, अभी लग जाता भाई। हाँ, तो अगला सवाल प्लीज। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल ये है कि अब हमने इंडस्ट्रीज की तो बात कर ली, आप 2 भारत के प्रमुख शहरों में भी रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, एनसीआर पूरा, सच कहा। और मायानगरी मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी बोला जाता है, यानी 2 राजधानियों में आप भारत की रहे हैं। क्या फर्क है, क्या अच्छा है? यहाँ मराठी कल्चर है, वहाँ नॉर्थ इंडियन प्राइड था कि तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है वगैरह। मैं तो भाई दोनों ही जगहों से दूर था। मैं तो उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से आता हूँ। वो बड़ा विश्वविख्यात जिला है, उसको डेनमार्क तक लोग पहचानते हैं क्योंकि राहुल गांधी वहाँ से हार गए थे पिछली बार, तो उसकी वजह से। बाकी वो वीआईपी जैसा कुछ भी नहीं है उसमें। अभी भी मेरे गांव में से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर तक कोई साधन नहीं चलता है। रोड्स अच्छी बन गई है, अच्छी बात है। पर जब मेरे साथ अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ चाहे जो कह लें, मेरा घूमने का मन बड़ा होता है कि अलग अलग शहरों में जाके मैं देख के आऊँ। पर उसका संयोग उस शहर में जाने का तभी बनता है जब उससे रिलेटेड काम आ जाता है मेरे पास। जैसे दिल्ली एनसीआर में भी मैं तभी गया जब मुझे नौकरी मिल गई मीडिया में, इंडिया टुडे में। और मुंबई आने का सपना मैं बहुत दिन से पाले हुए था, बहुत समय से, कि भाई जाना है जाना। कितने सारे दोस्त रहते हैं यहाँ, सब बुलाते हैं तुम आके घूम जाओ एक बार। मैं प्लान करता ही रह गया और बुलावा आ गया काम का, तो मैं अपना काम अपना सब साथ में लेके चलता हूँ। काम लेके आ गया यहाँ। और फिर इसके बाद मुझे जो अनुभव ये हुआ, दोनों शहरों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे? वहाँ पर दिल्ली एनसीआर में ऐसे, मतलब अगर एक एक लाइन में बताया जाए तो मुंबई सेफ बहुत ज़्यादा है यहाँ के सिटीजन्स के लिए। वो बहुत ज़्यादा दिल्ली एनसीआर सेफ है क्रिमिनल्स के लिए। वहाँ कोई भी आपके मोबाइल हाथ से छीन के ले जा सकता है, कानों से बालियां नोच के ले मेरा जा खुद सकता का है। एक बार छीन, मेरा खुद का, मतलब वहाँ पर शायद ही कोई ऐसा खुदा का बंदा होगा जिसका मोबाइल कभी हाथ से छीना ना गया हो, मेरे जेब से निकाल लिया गया। मुझे पंडित असगर याद आ गए। हाँ, यहाँ पर मुझे याद है कि मैं एक बार जब मैं वहीं रहता था यशराज स्टूडियोज के पास, तो एक रात में 10 बजे लगभग वॉक करते हुए 2 किलोमीटर घूमा, मोबाइल कान में लगाए हुए, आईफोन मेरे पास नया नया था। और जब मैं वापस अपने घर पहुंचा तब मैंने रियलाइज़ किया कि ओहो, मैं 1 घंटे से वॉक कर रहा था और मोबाइल मेरे हाथ में अभी तक है। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता नोएडा में उसको छिन जाने में। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। और मुंबई में कहते हैं कि लोगों के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल लोग भाव नहीं देते किसी को, लेकिन यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये है कि अगर आपको असल में प्रॉब्लम होगी तो लोग अपने काम धंधे छोड़ के आपकी मदद करने के लिए आएंगे। बस उनको पता होना चाहिए कि आप वाकई मुश्किल में हो, लेकिन यही यहाँ पर नहीं पता होता। लोग इतना आइसोलेटेड खुद फील करते हैं और वो खुद अपने आप में इतना घुलते रहते हैं कि वो किसी से बताना चाहते ही नहीं। इसकी एक वजह ये है। और यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। लोग अपने बहुत ज़्यादा मगन रहते हैं, आपस में अकेले में एंजॉय करते रहते हैं। पार्टियाँ वार्टियाँ होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उससे भी दूर रहते हैं। तो एक तो अंतर ये हो गया सेफ्टी का और कंसर्न का। बाकी यहाँ की पुलिस जो है वो भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिटीज़न फ्रेंडली ज़्यादा है वहाँ के मुकाबले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे मैं जाऊँ तो डंडे बजा दिए जाएं, वहाँ की भी होगी अपने हिसाब से। मेरा बहुत ज़्यादा राब्ता हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरा जितनी बार पड़ा है राब्ता, उतनी बार मुझे लगा बहुत ज़्यादा सपोर्ट। पुलिस से काहे राब्ता पड़ रहा है? उसमें वन वे में लेकर घुस गया था मैं अपनी स्कूटी। ऐसे ऐसे, ऐसे। हाँ, तो समझाना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहे हैं। या हमने कहा कहाँ धरा लिए गए? नहीं, माल सप्लाई में भैया ये सब कहाँ पड़े उस चक्कर में।
अब वैसे कोई नहीं, ट्रैफिक पुलिस में ही, बाकी भी पुलिस यहाँ पर मुझे जितना मैंने लोगों से सुना है तो बस इतना ही फर्क है दोनों शहरों में, दिल्ली एनसीआर में और मुंबई में मेरे ख्याल से। अच्छा, और कोई फर्क नहीं, क्लाइमेट का है ही। हाँ क्लाइमेट पर वो तो खैर सब हाँ, लोग बताते ही है तो कि सबको जानता है। हाँ माहौल में वहाँ तो खैर प्रदूषण ही इतना फैला रहता है। हाँ, यहाँ प्रदूषण खैर यहाँ तक भी आ एटलीस्ट चुका है। बारिश तो होती है 3 हाँ। महीने 4 महीने, और बहुत शानदार, बहुत प्यारी बारिश होती है। जी, जी। बहरहाल, आखिरी सवाल, आपने बताया इंडस्ट्रीज की बातें, इंडस्ट्रीज के हेड्स की बात करते हैं या फिल्म के हेड की। आप मुझे बताइए, एक संपादक और एक डायरेक्टर में क्या सिमिलैरिटीज या क्या अंतर है? रहने दो, मैं कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा, रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रहने देते हैं, इसी पर खत्म करते हैं। इस सवाल के जवाब के लिए मैं आशुतोष उज्ज्वल और चचा को अगली बार कन्विंस करूंगा, और इस सवाल का जवाब भी आपको अगली बार ही मिलेगा कि चचा ने लल्लन टॉप क्यों छोड़ा। हाँ अच्छा किया नमस्ते। तुमने पूछा नहीं। नमस्ते।